नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी यूएनएससी की बैठक की, बंगाल हिंसा पर हाईकोर्ट के फैसले की, जानेंगे मुकुल रॉय के बाद अब किस पर है ममता की नजर, जातिगत जनगणना पर क्या बनेगी नीतीश की बात करेंगे यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस की तैयारियों की, और बुलेटिन के आखिर में बात लव जिहाद कानून में गुजरात हाईकोर्ट के संशोधन की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने लॉन्च किया आयुष्मान अधिकार पत्र। नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, इस योजना के तहत अस्पताल में भर्ती होने के पहले ही बता दिए जाएंगे अधिकार, लाभार्थी को पहले से रहेगी इलाज की जानकारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसानों को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा सरकार किसानों से बातचीत को तैयार है, विरोध का माहौल बनाया जा रहा है। 9 महीने से 3 कृषि कानूनों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। उत्तर पूर्व के राज्यों में चल रहे सीमा विवाद को लेकर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने की राज्यों से अपील, कहा स्थानीय स्तर पर समाधान करे राज्य। असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद के चलते बिगड़े हैं हालात। भारत सरकार का आईटी खर्च 2021 में 13.2 और 2022 में 8.6% बढ़ेगा। वैश्विक सलाहकार फर्म गार्टनर ने दी जानकारी, कहा महामारी ने सरकार को अपनी प्राथमिकताएं बदलने के लिए मजबूर किया। शेयर बाजार में आई गिरावट, 163 अंकों की गिरावट के साथ 55,629 पर पहुंचा सेंसेक्स। निफ्टी में आई 40 अंकों की गिरावट, 16,569 पर पहुंचा निफ्टी। सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ राजीव जी। राजीव जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद अंशिता। चर्चा शुरू करने से पहले खबर अफगानिस्तान की। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद सभी जगह दहशत का माहौल पैदा हो गया है। अभी तक मित्रता का राग अलाप रहा तालिबान अब धीरे धीरे अपने रंग दिखा रहा है। इसी बीच अफगानिस्तान के हालात पर यूएनएससी की बैठक हुई। बैठक के दौरान तालिबान से निपटने के लिए भारत के प्लान को लेकर पूछे गए सवाल पर क्या बोले एस जयशंकर, देखिए रिपोर्ट। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है, यानी जिस बात का डर था वही हो रहा है, जिसके चलते सभी देशों ने चिंता जाहिर करते हुए यूएनएससी की बैठक बुलाई है। 18 अगस्त से 19 अगस्त तक चलने वाली इस बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर कर रहे हैं। बता दें कि अब तालिबान ने भारत के साथ व्यापार पर भी रोक लगा दी है, जिससे साफ है कि तालिबान भारत के लिए सख्त रुख अख्तियार कर रहा है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से पूछा कि भारत तालिबान से कैसे निपटेगा। इस पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इस समय हम सभी की तरह बहुत सावधानी से अफगानिस्तान के घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। हमारा ध्यान अफगानिस्तान में सुरक्षा सुनिश्चित करने और भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी पर है। हमारे लिए अफगानिस्तान में भारतीय निवेश दर्शाता है कि अफगान लोगों के साथ हमारे ऐतिहासिक संबंध क्या थे। अफगान लोगों के साथ यह संबंध स्पष्ट रूप से जारी है। यह आने वाले दिनों में अफगानिस्तान के प्रति हमारे दृष्टिकोण का मार्गदर्शन करेगा। इसके अलावा उनसे पूछा गया कि क्या हाल के दिनों में भारत की तालिबान से कोई बात हुई थी, तो इस बात का साफ जवाब न देते हुए उन्होंने कहा कि इस समय हम देख रहे हैं कि काबुल में क्या स्थिति है। जाहिर है तालिबान और उसके प्रतिनिधि काबुल आए हैं, इसीलिए हमें इसे वहां से आगे ले जाने की जरूरत है। तालिबान की तरफ से भारत के लिए इस तरह के कदम उठाना साफ दर्शाता है कि तालिबान भारत के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। इससे पहले भी तालिबान ने भारत को चेतावनी दी थी। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों का जल्द से जल्द वापस आना बहुत जरूरी हो गया है। अब देखना होगा कि सरकार इस पर कितनी जल्दी कोई निर्णय लेती है। राजीव जी, अभी तक दोस्ती का राग अलाप रहा तालिबान अब धीरे धीरे अपने रंग दिखा रहा है। इस मसले पर चिंता जताते हुए कुछ देशों ने यूएनएससी की बैठक बुलाई थी, जिसमें भारत की तैयारी को लेकर भी सवाल पूछा गया। दूसरी तरफ तालिबान ने आज भारत से व्यापार पर रोक लगा दी है, तो इसका देश पर क्या असर पड़ेगा? जी अंशिता, अफगानिस्तान में जिस तेजी से हालात बदले हैं वो सारी दुनिया के लिए काफी चुनौती भरे हुए हैं, लेकिन भारत के लिए चुनौतियां कहीं ज्यादा हैं, क्योंकि अफगानिस्तान से हमारे सदियों से संबंध रहे हैं। भारत के व्यापार के लिए अफगानिस्तान एक महत्वपूर्ण यानी कि इंपॉर्टेंट केंद्र रहा है, सेंटर रहा है, और पिछले कुछ दशकों में तो विकास की कई परियोजनाएं भारत ने वहां शुरू भी की हैं। ऐसे में तालिबान के आने से भारत के निवेश और व्यापार पर गहरा असर पड़ा है। तालिबान ने पाकिस्तान के ट्रांजिट मार्ग से माल की ढुलाई बंद कर दी है। इससे भारत से सामान की आवाजाही रुक गई है। आपको बता दूं अंशिता कि भारत अफगानिस्तान के बड़े व्यापार
मददगार साझेदारों में से एक है। इसी साल यानी 2021 में अब तक 83 करोड़ डॉलर का सामान भारत निर्यात कर चुका है अफगानिस्तान को, और अफगानिस्तान से भारत में लगभग 51 करोड़ डॉलर का सामान आयात हो चुका है। भारत अफगानिस्तान को चीनी, फार्मास्यूटिकल्स, चाय, कॉफी, मसाले और ट्रांसमिशन टावर्स का एक्सपोर्ट करता है। वहीं अफगानिस्तान से भारत ड्राई फ्रूट्स और प्याज जैसी चीजों का आयात करता है। भारत ने अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर निवेश भी कर रखा है। भारत ने 400 से अधिक परियोजनाओं में से लगभग 225 अरब रुपए का निवेश किया है। हजारों लोगों की आजीविका इस व्यापार से जुड़ी हुई है। अंशिता, तालिबान के यूं ही रोक लगाने से भारत में बहुत सी चीजों के महंगी होने की भी आशंका है, डर है। अगर सरकार समय रहते इस बारे में कोई कदम उठाए तभी राहत की उम्मीद भी की जा सकती है। तमाम जानकारी देने के लिए धन्यवाद राजीव जी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने शानदार जीत दर्ज की, लेकिन चुनावों के बाद हुई हिंसा ने ममता सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। इस मामले को लेकर हाईकोर्ट ने अब ममता सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तो क्या है हाईकोर्ट का फैसला जिसने दिया ममता को झटका? जानिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच मामले में ममता सरकार को हाईकोर्ट से झटका लगा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने चुनाव बाद हुई हिंसा मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के अलावा अन्य अपराधों की जांच के लिए विशेष जांच दल एसआईटी को गठित किया है। ये जांच उच्च न्यायालय की निगरानी में होगी। कोर्ट ने सीबीआई को 6 सप्ताह के भीतर अपनी जाँच रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। एसआईटी में महानिदेशक सुमन बाला साहू, कोलकाता पुलिस आयुक्त सोमेन मित्र और रणवीर कुमार जैसे आईपीएस अधिकारी होंगे। लेकिन ममता सरकार हाईकोर्ट के इस फैसले से खुश नहीं है और इस फैसले को मानने को तैयार नहीं है। हाईकोर्ट के इस फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी की जा रही है। ममता बनर्जी के करीबी और टीएमसी सांसद सौगत राय ने इस फैसले पर आपत्ति जताई और कहा कि अगर हर कानून और व्यवस्था के मामले में सीबीआई दखल देती है तो ये राज्यों के अधिकारों का उल्लंघन है। मुझे सरकार पर भरोसा है, अगर जरूरत हुई तो सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का निर्णय सरकार लेगी। अभी तक ममता बनर्जी बीजेपी को घेरने की कोशिश करती आ रही थी, लेकिन अब कोर्ट के इस फैसले से बीजेपी को बोलने का मौका मिल गया है। बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद राज्य सरकार के संरक्षण में हिंसा हुई थी और कोर्ट ने अपने आदेश से ममता सरकार का चेहरा एक्सपोज कर दिया है। इसके अलावा केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को अपनी विचारधारा को फैलाने का अधिकार है, लेकिन किसी को भी हिंसा की अनुमति नहीं है। लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। कोर्ट के फैसले के बाद ममता सरकार बीजेपी के निशाने पर आ गई है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद ममता सरकार बीजेपी के निशाने पर आ गई हैं, लेकिन ममता तो खुद बीजेपी को तोड़ने के प्लान बनाने में जुटी हुई हैं। ममता बनर्जी के एक के बाद एक नेताओं का अपनी पार्टी में स्वागत कर रही हैं। बीजेपी के दाएं हाथ कहे जाने वाले मुकुल रॉय के बाद अब एक और दिग्गज नेता पर ममता की नजर है। तो किस बीजेपी नेता को बनर्जी ने किया चाय पर आमंत्रित? देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के वक्त बीजेपी ने दल बदल के खेल को जो हवा दी थी, अब ममता बनर्जी उसी को बढ़ावा देकर विरोधी दल की परेशानी में इजाफा कर रही हैं। ममता बनर्जी एक के बाद एक दिग्गज नेताओं को कमल से दूर कर तृणमूल कांग्रेस में ला रही हैं। मुकुल रॉय के बाद अब टीएमसी की नजर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष पर है। इस बात के संकेत उस निमंत्रण से मिले हैं जिसमें ममता बनर्जी ने घोष को राज्य सचिवालय में चाय पर आमंत्रित किया है। इसके बाद से सियासी अटकलें तेज हो गई हैं। दरअसल रविवार को राजभवन में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आयोजित चाय पार्टी में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ बीजेपी नेता दिलीप घोष, तथागत राय और विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी भी मौजूद थे। सूत्रों के अनुसार इसी दौरान मुख्यमंत्री ने दिलीप घोष को राज्य सचिवालय में चाय पर आमंत्रण दिया। इतना ही नहीं, ममता ने उन्हें काली पूजा में आने का भी न्योता दिया। वहीं दिलीप घोष के आमंत्रण स्वीकार करने के बाद से बंगाल बीजेपी में भी इस बात की खूब चर्चा हो रही है। अंदर खाने बात चल रही है कि अब दिलीप भी टीएमसी से ही दिल लगाने वाले हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये बीजेपी के लिए किसी बड़े धक्के से कम नहीं होगा, क्योंकि दिलीप घोष के समर्थक उन्हें बंगाल में बीजेपी को फिर से जीवंत करने का श्रेय देते हैं। हालांकि इन दिनों शुवेंदु अधिकारी की वजह से घोष पार्टी से खासे नाराज चल रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि अधिकारी को विपक्ष का नेता नियुक्त किए जाने के बाद से दिलीप को लगता है कि वो पार्टी में किनारे किए जा रहे हैं, इसीलिए उनकी दल बदल की अटकलें तेज हो गई हैं।
जिसका फायदा उठाकर ममता बनर्जी बीजेपी को कड़ी पटखनी देने की तैयारी में हैं। वहीं ममता की इस रणनीति पर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ममता बनर्जी बंगाल में बीजेपी को बांटने की कोशिश में लग गई हैं। अब सियासत में अच्छे जानते हैं कि ममता बनर्जी से लड़ाई की कीमत क्या होती है, जिसे अब बीजेपी को भुगतना होगा, जिसका असर लोकसभा चुनाव में भी हो सकता है। दिलीप घोष ममता बनर्जी का साथ देंगे या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार लालू यादव का साथ जरूर दे रहे हैं, जिसने केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल बिहार में जातीय जनगणना का मुद्दा गरमाया हुआ है और नीतीश और लालू दोनों ही जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं, जबकि केंद्र इसके खिलाफ है। इसी के चलते बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना के मुद्दे पर पीएम को पत्र भी लिखा था, जिस पर अब पीएम का जवाब आ गया है। क्या कहा पीएम ने, जानेंगे यहाँ। बिहार के सीएम नीतीश कुमार अब पीएम मोदी से जातीय जनगणना को लेकर बातचीत कर सकेंगे। आखिरकार पीएम मोदी ने नीतीश कुमार को मिलने का समय दे दिया है। 23 अगस्त को लगभग 11 बजे पीएम मोदी से नीतीश कुमार मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी की तरफ से मुलाकात का समय मिलने पर सीएम नीतीश ने उनका आभार जताया है। नीतीश कुमार ने ट्वीट कर कहा कि जाति आधारित जनगणना करने के लिए बिहार के प्रतिनिधि मंडल के साथ प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा था। प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद कि 23 अगस्त को मिलने का उन्होंने समय दिया है। सीएम नीतीश ने जातीय जनगणना पर चर्चा की मांग करते हुए पीएम मोदी को 4 अगस्त को एक चिट्ठी लिखकर मुलाकात का समय मांगा था, जिस पर काफी समय बाद जवाब आया है। इस बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पीएम पर सीएम के अपमान करने का भी आरोप लगाया था और तेजस्वी ने भी पीएम को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें जातीय जनगणना के मुद्दे पर केंद्र को अपने रुख पर फिर से विचार करने की मांग की गई थी। बीते सोमवार को भी जातीय जनगणना को लेकर एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार ने बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि उनकी चिट्ठी पीएम को मिल गई है। जातिगत जनगणना ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। अब इस मुलाकात का परिणाम क्या होगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। नजरें तो सभी पार्टियों की उत्तर प्रदेश चुनाव पर भी टिकी हुई हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, सभी पार्टियों की सत्ता पर काबिज होने की कोशिशें भी तेज हो रही हैं। उसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी ने भी यूपी में जीत हासिल करने के लिए कवायद तेज कर दी है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक माहौल भी गर्म होता जा रहा है। बसपा, सपा हो या भाजपा, सभी किसी न किसी तरह सभी वोट अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही हैं। बसपा प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है तो भाजपा जन आशीर्वाद यात्रा कार्यक्रम कर रही है। इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी ने जय भारत महासंपर्क अभियान की शुरुआत कर दी है। इस अभियान में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से लेकर प्रदेश व जिला पदाधिकारी 75 घंटों के प्रवास पर रहेंगे। इस अभियान में महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, किसानों का मुद्दा, महिला उत्पीड़न आदि मसलों पर जनता से बात की जाएगी। साथ ही कांग्रेस की नीति और रीति से भी प्रवास के दौरान जनता को रूबरू कराया जाएगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने ऐलान किया है कि इस कार्यक्रम के दौरान कांग्रेसी जनता के दुख दर्द को भी समझने का काम करेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के मुताबिक कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी के निर्देश पर इस अभियान का शुभारंभ किया जा रहा है। ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, वार्ड, मोहल्ले में प्रवास करने के दौरान कांग्रेस आजादी के आंदोलन में पार्टी के योगदान और देश के लिए किए जाने वाले कार्यों को लोगों को बताने के साथ साथ मौजूदा सरकार की वजह से हुई समस्याओं को कांग्रेस के दृष्टिकोण के साथ सुलझाने के लिए संवाद करेगी। महासंपर्क के दौरान मेरा देश मेरा गांव कार्यक्रम के जरिए ग्रामीण जीवन की समस्याओं पर बात की जाएगी। इसके अलावा कांग्रेस नेता गांव प्रवास के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती भी 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाएंगे और लोगों को संविधान की शपथ भी दिलाई जाएगी। चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस भी चुनावी रणभूमि में उतर चुकी है। अब देखना है कि ये अभियान जनता को कितना लुभा पाता है। और बुलेटिन के आखिर में बात लव जिहाद कानून में गुजरात हाई कोर्ट के संशोधन की। पिछले कुछ सालों में लव जिहाद के मुद्दे पर राजनीति कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। कुछ राज्यों ने इसके लिए कानून भी बना दिया है, जिसके तहत शादी के जरिए जबरन धर्म परिवर्तन कराने के लिए मजबूर करने वालों के लिए सजा का प्रावधान दिया गया है। लव जिहाद को लेकर गुजरात की विजय रूपानी सरकार ने भी कड़े कानून बनाए थे, लेकिन अब रूपानी सरकार को अदालत से झटका लगा है। धर्मांतरण या धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली बीजेपी सरकार को गुजरात हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल लव जिहाद को लेकर गुजरात की विजय रूपाणी सरकार ने कड़े कानून बनाए थे, लेकिन कोर्ट ने कानून की कुछ धाराओं को लागू करने पर रोक लगा दी है। गुजरात हाई कोर्ट ने अलग अलग धर्मों के लोगों में शादी के जरिए धर्मांतरण पर प्रतिबंध लगाने वाले गुजरात धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन अधिनियम 2021 की कुछ धाराओं पर रोक लगा दी है।
चीफ जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस बीरेन वैष्णव की खंडपीठ का कहना है कि यह अंतरिम आदेश लोगों को बेवजह प्रताड़ना से बचाने के लिए दिया गया है। बता दें कि लव जिहाद को रोकने के लिए गुजरात सरकार ने इसी साल 1 अप्रैल को विधानसभा में ये कानून पास किया था। इसके बाद राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद इसे 15 जून से लागू कर दिया गया था, लेकिन उलेमा-ए-हिंद की तरफ से अदालत में याचिका दायर कर इस कानून के कुछ प्रावधानों पर आपत्ति जाहिर की गई, जिस पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ ने कहा कि इस कानून की धारा 3, 4, 5 और 6 के संशोधनों को लागू करने पर रोक लगाई जाती है। थाने में एफआईआर तब तक दर्ज नहीं हो सकती जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि शादी जोर जबरदस्ती से और लालच में फंसा कर की गई है। बता दें कि गुजरात में लागू किए गए कानून के तहत 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान है। वहीं अगर पीड़ित SC/ST समुदाय से है तो ये सजा 7 साल तक की हो सकती है। इस कानून के लागू होने के बाद अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ जबरन या धोखे से शादी करता है और उसके बाद धर्म बदलने का दबाव डालता है तो उसे कैद और जुर्माने दोनों की सजा हो सकती है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।